गुज़श्ता रोज़ का वीलॉग आपने देखा और उस पे आपने अपने रद्द-ए-अमल का इज़हार भी किया। कुछ रद्द-ए-अमल ऐसा है जिसका जवाब मुझे देना चाहिए, कुछ ऐसी चीज़ें हैं जिनका मैं जवाब देना इसलिए मुनासिब नहीं समझता कि वो आपके और मेरे दरमियान हैं। बहुत से लोगों ने ये कहा है कि इफ्तिखार साहब, आपका बिजली का बिल कितना आया है और क्या जो बिल आया है वो आप अदा कर सकते हैं। ये सवाल कराची से कुछ दोस्तों ने भेजा। उन्होंने कहा कि हम लोग तो ये बिल अदा नहीं कर सकते, तो आप लोग सियासी बातों के अलावा कुछ ऐसी बातें भी कर सकते हैं अपने वीलॉग में जो हमारे से मुतल्लिक हों। तो मैं उनकी इस बात से इत्तफ़ाक़ करता हूँ और आज जो वीलॉग का पहला हिस्सा है वो बिजली के बिलों के हवाले से है। हमें ये कहा गया साबका हुकूमत की तरफ से कि लोगों, हमने मुल्क को डिफ़ॉल्ट से बचा लिया है। मैं भी बहुत खुश था बतौर सहाफ़ी और एंकर। मैंने उनकी तारीफ़ भी की कि मुल्क डिफ़ॉल्ट से बच गया। लेकिन जब लोगों की मैं बात सुनता हूँ और ख़ुद मेरे घर में जो बिजली का बिल आया है उसको देखता हूँ, तो मुझे महसूस होता है कि शायद उन्होंने अपने दौरे इक़्तिदार के आखिरी दिन तक अपने आप को तो डिफ़ॉल्ट से बचा लिया और उसको वो कहते हैं हमने मुल्क को डिफ़ॉल्ट से बचा लिया, लेकिन हकीकत ये है कि आवाम को डिफ़ॉल्ट के आगे फेंक दिया। अब मैं आपसे ये बात इसलिए करना चाहता हूँ कि देखें कि बिजली का बिल जो है, ये कहते हैं कि 200 यूनिट तक 75% लोग बिजली इस्तेमाल करते हैं। मैं इस पे भी यकीन नहीं रखता, क्योंकि किसी इंडिपेंडेंट ज़रिए ने ये नहीं मुझे बताया, ये हुकूमती ज़राए के ज़रिए मुझे पता लगा कि 75% लोग 200 यूनिट तक बिजली इस्तेमाल करते हैं। चलें मान लेते हैं 100 यूनिट का बिजली का बिल और 102 यूनिट का बिजली के बिल में इतना फ़र्क है कि आप हैरान हो जाएं। अगर 100 यूनिट का बिल 2472 का अगर हो तो 102 यूनिट का बिल जो है वो 3511 का है। यानी 2 यूनिट जब 100 से ज़्यादा हो जाते हैं तो उसकी कीमत देखें कितनी बढ़ जाती है। आगे चलते हैं, यही 200 का है कि 200 का बिल अगर 6885 है तो 202 का 8223 है। अब बताएं यहाँ पे 2 यूनिट को आप कितना रेट ले रहे हैं। यानी 2 यूनिट का मतलब है 1338 रुपये आप इन 2 यूनिटों के वसूल कर रहे हैं। तो कौन गया फिर डिफ़ॉल्ट में? डिफ़ॉल्ट में तो लोग गए, हम गए, आप बच गए। माने लेता हूँ कि आपने पाकिस्तान को श्रीलंका नहीं बनने दिया, बहुत खूब, लेकिन ये कब तक चलेगा ये भी तो सोचिएगा ना। 13 किस्म के मुख्तलिफ टैक्सेस हैं जो आप ले रहे हैं और इन पैसों को लेके हमसे आप IMF के कर्जे की किस्तें अदा कर रहे हैं और डिफ़ॉल्ट से आप बच गए। किस्तें हमें देनी पड़ी और ऐसे महकमे भी हैं जिनको ये बिजली आप मुफ्त देते हैं। क्या वो और हम दो मुख्तलिफ कौमें हैं? क्या हम दोनों पाकिस्तानी नहीं हैं? क्या दोनों को आइन में वो तहफ़्फ़ुज़ फ़राहम नहीं है? मेरा ख़्याल है आइन में दोनों को एक जैसा तहफ़्फ़ुज़ दिया गया है। और फिर ये पैसे आपने कहाँ खर्चे हैं? ये सवाल हम करते हैं तो आप हमें कहते हैं कि हमने आपका इंफ्रास्ट्रक्चर बेहतर किया है। इंफ्रास्ट्रक्चर का हाल तो अभी चंद दिन पहले हमने मानसेरे के इलाके बडगाम में देख लिया। ये है इंफ्रास्ट्रक्चर जिस पे पैसा वफाक और सूबे खर्चते रहे हैं। अब कराची में जो लोग एहतजाज कर रहे हैं और बिल अदा नहीं कर रहे, आप उनकी गिरफ्तारियां कर रहे हैं, ये मुनासिब रवैया नहीं है। गिरफ्तारियों से मसला हल नहीं होता और ना होगा। आपको सोचना चाहिए, आप बिजली के पर जनरल सेल टैक्स देते हैं, फ्यूल प्राइस एडजस्टमेंट चार्जेस करते हैं,
फ्यूल प्राइस एडजस्टमेंट पर वेरिएशन का टैक्स लगाते हैं, आप टेलीविज़न की फ़ीस भी हमसे लेते हैं, आप फाइनेंशियल कॉस्ट चार्जेस हमसे ले रहे हैं। ये तरीका, इस तरीके से बात नहीं बचेगी। श्रीलंका में दवाइयाँ मिलनी ख़त्म हो गई थी डिफ़ॉल्ट की वजह से। हमारे मुल्क से भी ख़बरें आ रही हैं मुख्तलिफ़ शहरों से कि दवाइयाँ नहीं मिल रही। क्या पाकिस्तान में भी दवाइयाँ ख़त्म होने जा रही हैं? और अगर ऐसा होने वाला है तो इसके नताइज क्या होंगे? मैं मान लेता हूँ कि जो पोर्ट पे खड़े शिप थे उनको अनलोड करना था और उसकी पेमेंट करनी थी, तो आपने इजाज़त दे दी और डॉलर जो है 300 के ऊपर चला गया। किसको फ़ायदा पहुँचा रहे हैं आप? किन का माल था वो सारा? मैं महसूस करता हूँ कि आपको सोचना होगा। डिफ़ॉल्ट से बचने का ये तरीका जो आप अख्तियार कर रहे हैं ये मुनासिब नहीं है। सितंबर में अगर आपको किस्त न मिली तो फिर क्या होगा? एक सियासी पार्टी की अदालतों में नुमाइंदगी करने वाले जो वकला हैं उन्होंने आज प्रोसीडिंग का बाइकआउट कर दिया और उन्होंने कहा कि अल्लाह की रस्सी को मजबूती से थामे रखना चाहिए, मुल्क की अज़मत इसी में है कि आइन की बहाली रहे, अदलिया को आज़ाद हैसियत मिलनी चाहिए। बड़ी अच्छी बात है। ये वो लोग कह रहे हैं जो इस किस्म के केसेस लेके जा रहे हैं अदलिया में जो नॉर्मली आम आदमी नहीं लेके जाता, और ना ही आम आदमी को इस तरीके से अदालतें सुनती हैं कि वो दरख्वास्त इधर लेके गया और सुबह दरख्वास्त लग गई और उस पर कार्रवाई भी शुरू हो गई। ये बाकी लोगों को तो ये हक़ नहीं है। अब एक और दरख्वास्त भी आई है कि जिस आदमी को आपने जेल में डाला हुआ है उसकी तबीयत ठीक नहीं है, उनकी उम्र 70 साल है। तो मैं मानता हूँ कि अगर उम्र ज़्यादा है और उनकी तबीयत ठीक नहीं है तो उसका उन्हें रियायत मिलनी चाहिए, लेकिन ये रियायत फिर सारे लोगों को मिलनी चाहिए जो बीमार हैं, जिनके पट्टे काम नहीं कर रहे और जिनके लवाहिकीन को खदशा है कि इससे उनको कोई नुकसान ना हो जाए जानी, सब वो दें, मुझे कोई इतराज़ नहीं है। जो सहूलतें एक शख्स को दी जा रही हैं, लोग ये सवाल करते हैं कि जब आसिफ अली जरदारी या नवाज़ शरीफ या उनकी फैमिली के अरकान जेलों में थे तो क्या इन सहूलतों के बारे में सुप्रीम कोर्ट ने रिपोर्ट तलब की थी? कहा था उन जेलों के इंचार्ज साहिबान को कि आइए बताइए कि उनको क्या क्या सहूलतें जेल में दी हुई हैं। अगर ये दुरुस्त है और अगर ऐसा हुआ है तो फिर आपके ये जो ख्वाहिशात हैं और जो आपके मुतालबात हैं हुकूमतों से और अदालतों से और जेलों वाले हुकाम से, वो ठीक है। फिर आइनी कानूनी बहस मुबासा अपनी जगह पर है, लेकिन मैंने जिन वाक़यात का तज़किरा किया है बिजली के हवाले से वो बड़े अहम हैं, हमें उनको दरगुजर नहीं करना चाहिए। लेकिन फिर सवाल ये मुझसे किया जाएगा कि इफ्तिखार साहब आप इतने बड़े माहिर इक़्तिसादियात, आप कब से अपने आप को समझने लग गए? ये पैसे तो हमने देने हैं। तो मेरा जवाब है कि पैसे आपने देने हैं तो टैक्स लगाएं, उन लोगों पर टैक्स लगाएं जो टैक्स नहीं देते, उन लोगों पर टैक्स लगाएं जिनके पास खरबों रुपए की जायदाद है, बैंक बैलेंस है, लॉकर्स में पैसे पड़े हैं, लॉकर्स में डॉलर्स पड़े हैं, लॉकर में पाउंड्स पड़े हैं। उनसे इतना तो पूछ लें कि भाई ये सब कुछ कैसे कमाया गया, ये कहाँ से आया? क्या ये भी पूछना आपका फ़र्ज़ नहीं है बतौर रियासत के? अगर रियासत का ये फ़र्ज़ नहीं तो रियासत का फ़र्ज़ ये है कि मेरे बिजली के बिल इतने ज़्यादा कर दे कि मैं इस पूरे निज़ाम से ही नफ़रत करने लग जाऊँ। और याद रखिएगा, मेरी निज़ाम से मोहब्बत तभी चल सकती है जब मुझे कुछ सहूलत मिले। आप मुझसे सहूलतें छीन रहे हैं और एक ख़ास तबके को तमाम सहूलतें देना चाह रहे हैं और दे रहे हैं, तो फिर नताइज क्या निकलेंगे? एक दोस्त ने मुझे कहा है कि आप सारी उम्र इमरान के बुक से बाहर नहीं निकल सकते। दोस्त, आपका हक था कि आप सवाल करते, अब मेरा जवाब भी ज़रा सुन लीजिएगा। मुझे किसी से कोई बुक्स नहीं है। मैं जो देखता हूँ वो मैं कहता हूँ और लिखता हूँ। मेरा काम जजमेंट देने का नहीं है। जजमेंट मैं उसको दूंगा जब मैं एडिटोरियल पेज पे लिखूँगा। जब मैं ख़बर दे रहा हूँ तो ख़बर मैं वही दूंगा जो मुझे मिलती है। जो आप करते हैं मैं उसको रिपोर्ट करता हूँ।
और मुझे अपनी राय का जो हक है वो एडिटोरियल पेजेस पे है या इस तरह के वीलॉग में है। मेरी इमरान साहब से अच्छी खासी सलाम दुआ थी, है और उम्मीद करता हूँ कि रहेगी। वो मेरे प्रोग्रामों में आते भी रहे। मैं समझता हूँ इमरान खान पाकिस्तान में बहुत बुनियादी तब्दीलियाँ ला सकते थे। पाकिस्तान में दो सियासी जमातों की मौजूदगी से जो एक खला पैदा हो रहा था तीसरी पॉलिटिकल पार्टी के लिए, उसका उनको मौका मिला। 4 साल वो वफाक में रहे, 9 साल वो एक सूबे में रहे। उस सूबे के बारे में कोई तबसरा करने की ज़रूरत नहीं। उनका जो एमपीए था बडगाम से, उसके इलाके में जो वाक़या हुआ है वो आप सबके इल्म में है। मुझे किसी से बुग़्ज़ ना था, है और ना होगा। मेरी सिर्फ इतनी गुजारिश थी कि उसका फ़ायदा इमरान खान ने नहीं उठाया। मुस्बत अंदाज से अगर कोशिश जारी रखते तो शायद कुछ रोल प्ले करते। महज़ नारे मारने से, इनकलाब की बात करने से और तब्दीली की बात करने से मामलात ना बेहतर हो सकते हैं न होंगे। और ये सबके लिए मैं कह रहा हूँ, सियासी पार्टियों को प्रोग्राम देना होगा, मसाइल का हल बताना होगा कि अगर गुर्बत है तो गुर्बत का ख़ात्मा कैसे मुमकिन हो सकता है, उसके लिए क्या तरीक़ेकार इस्तेमाल किए जाएंगे। एक बात। दूसरी बात है, उनको सियासी पार्टियाँ बनानी होंगी, हजूम नहीं इकट्ठा करना होगा। मुझे इजाज़त दीजिए, फिर आपसे कल मुलाकात होगी। तब तक के लिए खुदा हाफ़िज़।